तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है, फिर इसकी विधियां कौन कौन सी हैं और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किसी पदार्थ की अगर हमें क्षण दे दी जाए तो उसकी स्थायी अवस्था या फिर कह लो कि अचर अवस्था क्षण की क्या होती है। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है और सबसे लास्ट में हम लोग ऊष्मीय प्रतिरोध को देखेंगे। तो बच्चा, जैसा कि हमने पहली हेडिंग लगा रखी है ऊष्मा स्थानांतरण, तो बच्चा देखो साफ साफ निष्कर्ष निकलता है कि स्थानांतरण मतलब क्या, उसके स्थान में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाए। अब तुम सोचोगे ये क्या नौटंकी बक रहे हैं, तुम समझने के लिए तुमको एक सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं ताकि तुमको तुरंत समझ आ जाए। अब सोचो, ये अपने पास बच्चा क्या है, एक रॉड है। क्या है, एक रॉड है। हमने कहा लोहे की रॉड है और ठीक वो जल रही है आग, और तुमने ये पकड़ ली अपनी रॉड और आग में इसको क्या किया, गर्म किया। तो थोड़ी देर के बाद में यार तुम देखोगे कि तुम्हारा हाथ क्या हुआ, जलने लगा। क्या हुआ, जलने लगा। इसका मतलब जब तुम रॉड गर्म कर रहे थे तो ऊष्मा कहां, इस साइड को गर्म कर रहे थे ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तुम्हारा तो हाथ गर्म होने लगा। इसका मतलब ऊष्मा यहां से कहां, यहां पहुंच गई, स्थानांतरित हो गई, स्थानांतरण उसका हो गया। इसका मतलब एक स्थान से ऊष्मा बच्चा कहां पहुंच गई, दूसरे स्थान पर पहुंच गई। तो हम क्या कहेंगे कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने या कहो जाने को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। बच्चा मेरा क्या कहते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण। तो क्या हमने कहा कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को या पहुंचने को क्या कहते हैं, उसका ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। अब जो है ऊष्मा स्थानांतरण की अगर हम विधियों की बात करें तो बच्चा ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखो हमने लिखा है कि अगर चालन की बात करें तो लाल मेरा चालन कहां, ठोसों में। ठोसों में कहां, चालन के द्वारा, यानी कि चल के जाती है। अभी तुमने लोहे की रॉड ली और गर्म किया, इस स्थान से इस स्थान पर आ गई, यानी कि क्या हुई, पहले कहां, इस स्थान को गर्म कर रहे थे, इस साइड को, और ऊष्मा बच्चा कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। भाई ये थी आपकी रॉड, ठीक है। अब तुमने इसको यहां पर पकड़ रखा था और ये सिरा तुम गर्म कर रहे थे, यहां से यहां पहुंच गई, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान तक क्या, स्थानांतरण हुआ। यानी कि ऊष्मा यहां थी और यहां से चलकर कहां पहुंच गई, यहां, यानी कि चालन हुआ। क्या हुआ बच्चा, चालन हुआ। तो क्या है कि ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी हमने लिखा बच्चा, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, हमने कहा चालन। तो चालन अभी हमने दिखाया आपको बच्चा कहां होता है, ठोसों में। उसके बाद अगर हम बात करें संवहन की तो संवहन कहां होता है, द्रवों में। और फिर बात करें बच्चा विकिरण की तो विकिरण कहां होता है, गैसों में होता है। लाल मेरा विकिरण कहां होता है, गैसों में होता है। तो पुनः एक बार देख लो, हमने ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहा था अभी, कि तुमने देखा एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंची, जब आग में उसको गर्म किया तुमने, तो क्या कहोगे कि ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। और इस ऊष्मा स्थानांतरण की बच्चा मेरा 3 विधियां हैं। कितनी लाल मेरा विधियां हैं, 3 विधियां हैं। चालन कहां, ठोसों में। संवहन कहां मेरा लाल, द्रवों में। और फिर विकिरण की बात करें तो गैसों में। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बताते रहे हैं कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भाई बाकी वीडियो देखिए तो उसमें बच्चा तुमको पूरा डिटेल में पूरा लिख के नहीं देता है, नोट्स बनाया बनाया खाली बक दिया। अब तुम ढूंढो जाके नोट्स कैसे बनाओगे, अगर तुम कमजोर हो तो तुम बना ही नहीं पाओगे। लेकिन हमारे यहाँ हमने क्या कहा, हमारे चैनल पे जो भी वीडियो सारा आपको हम लिख करके देते हैं। अब ऊष्मा स्थानांतरण आपको बच्चा लिखना, हेडिंग डालना, यहां तक नोट कर देना। इसकी 3 विधियां हैं, तीनों विधियां लिख देना। अब बच्चा हम दूसरी हेडिंग की बात करेंगे। हमने क्या कहा था, क्षण की स्थायी अवस्था या अचर अवस्था। स्थायी अवस्था या अचर। तो अब ये सोच रहे होगे अचर मतलब क्या होता है, अचर मतलब जो नियत रहे, कांस्टेंट रहे, या कहो निश्चित रहे, निश्चित रहे। अब निश्चित रहे इसका मतलब बच्चा स्थायी रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। तो अचर का मतलब जो ना बदले। तो किसी क्षण की स्थायी अवस्था या फिर अचर अवस्था, ये कौन सी नौटंकी है,
तो देखो हम समझा रहे हैं। अभी हमने कहा था कि ये हमने उठाई रॉड और आग में क्या किया, इसको ऐसे दिखा दिया। अब ये गर्म होने लगी, भाई क्या होने लगी, गर्म होने लगी, गर्म होने लगी। तो बच्चा जब ये गर्म होने लगेगी तो देखिए ये, भाई सोचो यहां पर ये आग जल रही है, ऐसी हमने समझने के लिए कह दिया ये आग जल रही। तो आग का ये सिरा क्या होगा, गर्म होगा, ये सिरा गर्म होगा। अब थोड़ी देर के लिए पहले ये मान लो कि जो हमारी रॉड है ये ढेर सारे भागों में क्या है, वितरित है। भाई बहुत इसके छोटे छोटे बहुत सारे इसके खंड हो सकते हैं। तो पहले ये वाला सिरा क्या होगा, गर्म होगा, और ये अपने पीछे वाले को क्या देगा, कुछ ऊष्मा। भाई कुछ ऊष्मा से क्या करेगा, अपने वाले हिस्से को, मतलब जैसे कि ये बहुत सारा है, इसका पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा सोचो पांचवा, ऐसे डॉट डॉट ढेर सारे भाग हैं। तो पहला भाग जो तुमने जब आग पर दिखाया तो ये लाल क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। और जब ये गर्म होगा तो अपने, अब ये क्या चाहेगा, जब ये गर्म होगा तो जो इसको ऊष्मा आग द्वारा मिल रही है, कुछ भाग से अपने को गर्म करेगा। अब बाकी का कुछ पार्ट किसको दे देगा, अपने पीछे वाले को दे देगा, अपने पीछे वाले को दे देगा। फिर अब इसके बाद बच्चा वही प्रक्रिया फिर होगी। अब ये अपने पीछे वाले को दे देगा, कुछ से अपने को गर्म करेगा। ऐसे ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी। और जब लगातार चलती रहेगी तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा। कौन, रॉड। रॉड ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आप देखते हैं समझने के लिए, जैसे कि भगोने में जल रखो, ये हमारा चूल्हा है, अब भगोने में जल रखो तो पहले क्या होगा, नीचे से देख रहे होगे उसमें छोटे छोटे बुज्जे जैसे उठा करते हैं ना बुलबुले। इसका मतलब वाटर क्या होता है, जब गर्म होता है तो पहले नीचे की सतह, और जो ऊष्मा नीचे से मिलती है तो नीचे की सतह कुछ तो खुद ऊष्मा ले लेती है और बाकी ऊष्मा ऊपर वाले हिस्से को दे देती है, और धीरे 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 वो गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है और एकदम से उबलने लगता है, और फिर वाष्प के रूप में ऊपर ऊष्मा जाने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो पानी है वो उसे अब्जॉर्व नहीं कर रहा, ऊष्मा के रूप में क्या कर रहा, भगा रहा। तो ऐसे ये जब बच्चा गर्म होती रहेगी, गर्म होती रहेगी, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये ऊष्मा को क्या करेगी, क्षण का कोई भी भाग ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा। भाई जब इसको रॉड को गर्म करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी रॉड एकदम बढ़िया सा मस्त गर्म हो जाएगी। अब क्या होगा, इसकी जो ऊष्मा है ये वायु में सब ट्रांसफर करने लगेगा। ठीक है, वायु से विकिरण, और विकिरण के माध्यम से या कहो संवहन मीन्स आदि आदि माध्यम से क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन खुद नहीं लेगा। इसका मतलब जब अब क्षण का कोई भाग ऊष्मा नहीं ले रहा है तो बच्चा यहां पर क्या होगा, यही तो स्थायी अवस्था हो गई, यानी कि अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये कैसी बच्चा, ये क्षण की स्थायी अवस्था कहलाती है। तो देखिए जैसा कि हमने डिफिनेशन में लिख रखा है कि किसी ठोस क्षण की वह अवस्था जिसमें क्षण का कोई भी भाग, आपने देखा गर्म किया, एक समय ऐसा आ गया कि अब क्षण का कोई भी भाग ऊष्मा को अवशोषित, यानी कि अवशोषण, अवशोषण मतलब उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता है, अपने अंदर अवशोषण नहीं करता है। तो ये अब जब नहीं करेगा, यानी कि अपना मान जितना है उतना ही रखेगा। समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे दें, सोचो तुमको खाने पर बैठा दे, अब तुम्हारी 5 रोटी कैपेसिटी है, तो क्या होगा बच्चा, पहले एक तो उठा के गप्पस खा जाओगे, 2 खा जाओगे, 3 खा जाओगे, 4 खा जाओगे, 5 खा जाओगे, अबे खा गए ना, अब तुम्हारा पेट क्या होगा, भर जाएगा। तो अब तुम्हारी वो कंडीशन हो गई कि अब कोई अगर रोटी पूड़ी तुमको दे तो तुम क्या करोगे, अगर बैठ के खा रहे हो तो बेंच के नीचे, अगर बारात में गए हो तो बेंच के नीचे फेंकोगे या पड़ोसी में उठा के रख दोगे, तुम नहीं खा सकते। तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें उसका पेट भर जाए और वो पूड़ियों को इधर उधर फेंकने लगे, तो वो उसकी क्या होगी, स्थायी अवस्था या फिर अचर अवस्था कहलाती है। तो यार यहाँ पर ऐसे तो हुआ, क्या हुआ, वो हीट हो गया, गर्म हो गया, अब वो तो लेगा नहीं, एयर में क्या करेगा, उसको सब छोड़ देगा। तो ये इसकी कैसी अवस्था होगी, स्थायी अवस्था या अचर अवस्था कहलाती है। तो बच्चा क्या हुआ कि किसी ठोस क्षण की वह अवस्था जिसमें क्षण का कोई भी भाग
ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, क्षण की स्थायी अवस्था या फिर लाल बेरा क्या कहलाती है, क्षण की अचर अवस्था कहलाती है। अब बच्चा हमने इसके बाद में देखो हेडिंग लगा रखी है ऊष्मा चालकता गुणांक। क्या लाल मेरा लगा रखी है, ऊष्मा चालकता गुणांक। तो ये ऊष्मा चालकता गुणांक कौन सी नौटंकी है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो देखिए अपने को यार सबसे पहले करना क्या है, हाँ तो बच्चा हमने कहा कि हमारे पास किसी पदार्थ की एक क्षण है, तो ये बच्चा रही हमारी वो क्षण, क्या रही हमारी, ये कोई रही क्षण। और ये जो बच्चा क्षण है, हमने कहा अपनी क्षण का जो क्षेत्रफल है वो यार कितना है, ए है। कितना है क्षण का क्षेत्रफल, ए। और इस क्षण का जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो बच्चा हमने क्या कह दिया, के है। और इस क्षण की जो लंबाई है वो हमने क्या कह दिया, स्मॉल एल है। बच्चा कितनी है, एल। तो अभी अभी आप देख रहे थे कि अब क्षण ले ली, ये किसी पदार्थ की बनी है, क्षेत्रफल ए है, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक के है, और इसकी लंबाई बच्चा कितनी है, एल। और अभी देख रहे थे क्षण को हम कर क्या रहे थे, गर्म कर रहे थे आग में, यानी कि जब गर्म करोगे तो उसे क्या मिल रही थी, ऊष्मा। क्या बच्चा मिल रही थी, ऊष्मा। तो अब सोचो जब गर्म करोगे यानी कि उसको कुछ ना कुछ बाहर से क्या दोगे, ऊष्मा दोगे। तो वो हमने बच्चा कहा ऊष्मा जो हम इसको दे रहे हैं वो हमने मान लिया कि हमने कहा वो हम क्यू ऊष्मा दे रहे हैं, इसको कितना दे रहे हैं बच्चा, कैपिटल क्यू। अब यार तुम जब ऊष्मा दे रहे तो ऐसे लिए खड़े थे, तो ये वाला सिरा जब इसका गर्म हो रहा था थोड़ी देर में तुमको यहां पर गर्मी लगने लगी, यानी कि तुम्हारी हवा होने लगी, छोड़ भी दोगे। तो इसका मतलब यहां पर देख रहे थे यहां का जो टेम्परेचर था वो अलग था, और जब यहां पर थोड़ी देर में गर्म गर्म होता आया तुमको कुछ महसूस होने लगा कि हाँ गर्माहट आ गई, और यहां पर छुओ तो एकदम जल जाओगे, लेकिन यहां पर अभी शुरुआत में नहीं जलते। तो इसका मतलब यहाँ का ताप कुछ और था और यहाँ का ताप कुछ और था। तो जब दोनों सिरों का ताप और है तो हम कहेंगे कि इसका ताप अगर θ1 है तो इसका बच्चा हम क्या मान लेते हैं, θ2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, θ2। भाई पहले सिरे का ताप कुछ और है, दूसरे सिरे का और। तो यार जब ताप अलग अलग होंगे तो दोनों हम थीटा थोड़े कह सकते हैं। अलग अलग का मतलब एक अगर 1 नंबर पर होगा तो दूसरा 2 नंबर होगा, या एक का 1 डिग्री तो दूसरे का 2 डिग्री, एक का 5 डिग्री तो दूसरे का 10 डिग्री या 15 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक बच्चा, तो यहां पर पहले का हमने कह दिया θ1, दूसरे का है θ2 है। अगर इन दोनों का हम तापांतर बच्चा पूछें, क्या पूछें, तापांतर, तो इन दोनों का तापों का अंतर बच्चा मेरा क्या होगा, वो तापांतर होगा डेल्टा थीटा बराबर θ1 माइनस θ2। बच्चा तापांतर क्या होगा, θ1 माइनस θ2, वो भी किसके, डेल्टा थीटा। अभी जैसे कि हमने बैग में भी तुमको बताया से तुम्हें क्षेत्रफल यार दे दिए जाए a1 और a2, कहा जाए क्षेत्रफलों का अंतर निकालो, तो कैसे निकालोगे, यही तो कहोगे डेल्टा a बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, क्या a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2। बस ये देखना पड़ेगा हाई कौन है यानी कि बड़ा कौन है। तो बच्चा यहाँ पर डेल्टा थीटा जब हम तापांतर निकालेंगे तो θ1 माइनस क्या निकलेगा, θ2। ठीक है, अब जब हमने क्षण को कुछ ऊष्मा दी, क्षण को कुछ ऊष्मा दी, तो ये ऊष्मा क्षण की निम्न बातों पर निर्भर करेगा। तो बच्चा हेडिंग लगाना ऊष्मा चालकता गुणांक, फिर लिख देना, क्या करना, ये चित्र बना देना, उसके नीचे लिखना कि किसी क्षण को दी गई ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, तो नंबर फर्स्ट बच्चा क्या होगा, नंबर फर्स्ट, यह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो दी है तुमने ऊष्मा ये क्षेत्रफल के क्या होती है बच्चा, अनुक्रमानुपाती। तो यहां ऐसे लिख देना कि दी गई ऊष्मा क्षेत्रफल के लाल मेरा क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। क्षेत्रफल क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो ऊष्मा बच्चा क्या है, Q, यानी कि Q अनुक्रमानुपाती हम लोग क्या लिखेंगे, A। क्या लिखेंगे, Q अनुक्रमानुपाती A। सेकंड, दी गई ऊष्मा ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चा ऊष्मा जो है वो ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती, अर्थात
तो ऊष्मा क्या वही Q अनुक्रमानुपाती डेल्टा थीटा बटे L, क्योंकि ताप प्रवणता क्या होती है डेल्टा थीटा और यानी कि तापांतर और लंबाई का रेशियो अनुपात। उसके बाद में थर्ड पॉइंट बच्चा, पॉइंट नंबर थर्ड, दी गई ऊष्मा, या सीधे लिख दो यह, दी गई ना लिखो तो क्या, यह समय के अनुक्रमानुपाती, यह ऊष्मा ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती, यह ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती, यह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, इतना ना लिखो। तो ये दी गई ऊष्मा बच्चा क्या हमने कहा, समय t के क्या होती है अनुक्रमानुपाती, अर्थात हम क्या कहेंगे लाल मेरा यहां से, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती हम क्या कहेंगे स्मॉल t। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट नंबर 1 2 3 है इन्हें एक में मिला देंगे। अगर ये ना कहो तो समीकरण 1 इसको बना दो समीकरण नंबर 2 और इसको कह दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसे यहां से कि समीकरण 1, 2 तथा 3 को एक में मिलाने पर, तो बच्चा मिला दो, तो मिलाने पर देखो क्या मिलेगा, Q अनुक्रमानुपाती कितना है A, फिर Q अनुक्रमानुपाती क्या है डेल्टा थीटा बटे L, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा बटे L और गुणे क्या है टेम्परेचर यानी कि T। अब जैसा कि आप जानते हैं अनुक्रमानुपाती हटेगा तो बीच में बराबर और कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, तो बच्चा Q बराबर ये हो जाएगा KA डेल्टा थीटा बटे L गुणे T, जहां K बच्चा क्या है हमने कहा अभी एक नियतांक है, तो यहां चाहो ऐसे लिख दो कि जहां कैपिटल K एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब अगर फार्मूले को K के बराबर ट्रांसफर करो बच्चा, किसके K के बराबर, तो यही फार्मूला देखो क्या बनेगा, तो L बच्चा बटे में है, इधर लाओगे तो काहे में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो लाल मेरा हम क्या कहेंगे कि K बराबर ये बन जाएगा QL बटे क्या हो जाएगा A डेल्टा थीटा और T, A गुणे डेल्टा थीटा और गुणे बच्चा मेरा T हो जाएगा। अब ध्यान से देखो Q क्या है ऊष्मा, तो ऊष्मा का बच्चा मात्रक क्या होता है किलो कैलोरी, क्या होता है किलो कैलोरी, तो ये क्या हुआ किलो कैलोरी गुणे L क्या है लंबाई है क्षण की, तो लंबाई बच्चा किसमें होती है मीटर में, बटे A क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक मीटर स्क्वायर यानी कि भुजा गुणे भुजा, तो मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा बच्चा क्या है यहां पर तुम्हारा इसका ताप है, तो थीटा का क्या होता है डिग्री सेल्सियस, और गुणे T बच्चा क्या है समय है, समय का जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है मात्रक सेकंड। और ध्यान से देखो बच्चा ये मीटर कटेगा और नीचे का स्क्वायर क्या हुआ कट गया, तो ऊष्मा चालकता गुणांक K का मात्रक क्या निकल के आया, यहां से आप देखेंगे ऊपर बच्चा किलो कैलोरी और पर, उसके बाद में मीटर और डैश डिग्री सेल्सियस और डैश सेकंड। अब दूसरी बात, अगर ये जो ऊष्मा Q है इसे हम जूल में नापें बच्चा, किस में नापें जूल में, तो किलो कैलोरी हटाओ यहां क्या लिख दो जूल लिख दो, क्या लिख दो जूल प्रति मीटर डैश डिग्री सेल्सियस डैश सेकंड, तो इसका ये भी मात्रक होता है क्या जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड या किलो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड। अब बच्चा हम इसके बात करेंगे विमीय सूत्र की, तो ऊष्मा चालकता गुणांक K का विमीय सूत्र क्या होता है
इसका विमीय सूत्र है कि डायमेंशन फार्मूला MLT-3 और θ-1। तो बच्चा इसका विमीय सूत्र हमने कहा क्या होता है, MLT-3 और θ-1। ये क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक K का डायमेंशन फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र। ठीक बच्चा, अब हम लोग देखेंगे लास्ट में ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चा अभी हमने θ1 - θ2 ये क्या कहा था, तापांतर है। क्या है, तापांतर है। और उसके बाद में हम देखेंगे ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है। तो दर मतलब जिसके साथ T आ जाए। तो बच्चा देखना, ये Q क्या है, ऊष्मा, और T इधर क्या है, समय, जो कि कायम है गुणे में। अगर इधर भेज दोगे तो कायम हो जाएगा बटे में। तो ये बच्चा Q बटे क्या बन गया, T। अब फार्मूला क्या आ जाएगा, KA और डेल्टा थीटा, KA डेल्टा थीटा बटे बच्चा L रह जाएगा। और यहां से जो Q बटे T है ये अब क्या बन गया, ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी कि Q/T का जो अनुपात होता है, यानी कि ऊष्मा और समय का अनुपात, ये ऊष्मा प्रवाह की दर H होता है। इसी को बच्चा हम क्या कह सकते हैं, Q/T हमने कहा H बन जाएगा। तो H बराबर हम क्या कह सकते हैं, Q बटे T, और इसी को क्या कह सकते हैं, KA गुणे डेल्टा थीटा बटे L। तो यानी कि H यहां से क्या बन जाएगा, H को हम कहेंगे ऊष्मा प्रवाह की दर है। बच्चा H क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर। और डेल्टा थीटा हमने क्या कहा, तापांतर। तो अगर हम ऊष्मीय प्रतिरोध की बात करें तो ऊष्मीय प्रतिरोध को हम लोग तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या हमने कहा बच्चा, हमने कहा कि तापांतर यानी कि क्षण के जो तापों का अंतर तथा ऊष्मा प्रवाह की दर, हमने ये बताया कैसे आती है। तो ऊष्मा प्रवाह की दर का जो अनुपात होता है इसी को लाल मेरा हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। क्या बच्चा मेरा कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार ऊष्मीय प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस R बराबर क्या, तापांतर डेल्टा थीटा और H का क्या बन गया, अनुपात। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर देखो तो R बराबर, अगर फार्मूला इसका लिखना चाहें, डेल्टा थीटा भी हमने कहा बच्चा θ1 माइनस θ2, और H तो अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला, KA डेल्टा थीटा, और L कहां आ गया, उलट के ऊपर। तो इसे इस फॉर्म में भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या तापांतर और ऊष्मीय प्रवाह दर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ऊष्मीय प्रतिरोध R के बराबर होता है। अब इसके अगर बच्चा मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक सेकंड डिग्री सेल्सियस प्रति किलो कैलोरी क्या होता है, सेकंड डिग्री सेल्सियस प्रति किलो कैलोरी। ये किसका मात्रक होता है, ऊष्मीय प्रतिरोध का। तो बच्चा ये थे हमारे ऊष्मा स्थानांतरण, क्षण की स्थायी या अचर अवस्था, ऊष्मा चालकता गुणांक, और लास्ट में ऊष्मीय प्रतिरोध। ये थी हमारी चारों हेडिंग। नोट्स बनाना है, कैसे बनाओगे, ऊष्मा स्थानांतरण हेडिंग डाल के यहां तक लिख लाना, फिर 3 विधियां यहां तक लिख देना, क्षण की स्थायी अचर अवस्था लिख करके किसी ठोस की क्षण की वह अवस्था ये यहां तक लिख लाना। ये हेडिंग पूरी हो गई। फिर बच्चा ऊष्मा चालकता गुणांक हेडिंग डाल देना, और हमने कहा ये चित्र बना लेना, फिर लिख देना किसी क्षण को दी गई ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है, यहां तक लिख लेना। और फिर ये निम्न बातें कौन कौन, 1 2 3, और ये तीनों पॉइंट लिख लेना। फिर उसके बाद में वही समीकरण 1 2 3 से, और ये यहां पर निकाल के ला देना। ये हो गया Q बराबर ये, और अगर और आगे फार्मूले को K के बराबर ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये बना देना, और ये आ गया तुम्हारा K का, उसमें चालकता गुणांक K का फार्मूला। और फिर उसके बाद में इसका हमने कहा मात्रक, तो किलो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड, या जूल, अगर हम किसमें नापे ऊष्मा को, जूल में, तो जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड बन जाएगा। और इसका हमने कहा बच्चा विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका विमीय सूत्र MLT-3 और θ-1, जो कि हमने ये लिख रखा है।
तो बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें बच्चों प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम एक नई ऊर्जा से आपके साथ जुड़े रहें। और आज के इस लेक्चर में अब बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।